नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 3 लेसन 1। पेपर 3 में लेसन 1 के अंतर्गत वीडियो नंबर 3 हम पढ़ेंगे। वीडियो 1 में हम लोग देखें शिक्षण और अधिगम की अवधारणा, शिक्षण एवं अधिगम में संबंध। दूसरा वीडियो में देखें जो सेकंड नंबर पर वीडियो था, उसमें हम लोग देखें शिक्षण और अधिगम संबंध, आवश्यकता एवं महत्व एवं औचित्य। तो आज का जो टॉपिक है, तीसरा वीडियो में आज हम लोग देख रहे हैं शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे जो दैनिक जीवन है, शिक्षण कौशल का अगर विकास डेवलप अगर हम कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, तो शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता क्यों है? बच्चों में सर्वांगीण विकास एवं नवीन ज्ञान को विकसित करने के लिए शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। यानी बच्चों में सर्वांगीण विकास एवं नवीन ज्ञान को विकसित करने के लिए शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है या हम ही लोग हैं, ठीक है, हम लोग विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो पढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो वही सर्वांगीण विकास जो होता है या नवीन ज्ञान जो प्राप्त होता है, तो ये हमें किससे प्राप्त होता है? शिक्षण और अधिगम से होता है। अगर शिक्षण और अधिगम हम नहीं करेंगे तो हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, समाज में अपना स्थान स्थापित करने के लिए हमें शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बीओ स्मिथ क्या कहते हैं। बीओ स्मिथ शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता के बारे में क्या बोलते हैं, क्यों हमें आवश्यकता है, क्या जरूरी है कि शिक्षण और अधिगम अगर नहीं रहेगा तो हमारे अंदर विकास नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं बीओ स्मिथ क्या बोलते हैं। जहां शिक्षण होगा वहां अधिगम क्रिया जरूर होगी। ठीक है, यानी जहां शिक्षण होगा, जहां पढ़ाई लिखाई होगा, वहां से कुछ ना कुछ हम जरूर सीखेंगे, लर्निंग जरूर होगा। ठीक है, तो क्रिया जरूर होगा, लर्निंग क्रिया जरूर होगा। जहां अधिगम होगा वहां नवीन ज्ञान होगा। यानी जहां शिक्षण होगा, जहां से मान लीजिए कि हमने कोई भी कॉलेज है, वहां हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, कुछ ना कुछ अधिगम करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, शिक्षण मिला, शिक्षण के द्वारा हमने सीखा तो क्या हुआ, अधिगम होगा तो क्या होगा, नवीन ज्ञान मिलेगा, जैसे हमको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आइए इसे निम्न विशेषज्ञों द्वारा समझते हैं। बीओ स्मिथ के द्वारा तो हमने देख लिया कि जहां शिक्षण होगा वहां अधिगम होगा, जहां अधिगम होगा वहां नवीन ज्ञान होगा। अब थॉमस एफ ग्रीन क्या बोलते हैं? ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा ये देखिए, अब देख लेते हैं थॉमस एफ ग्रीन। ठीक है, थॉमस एफ ग्रीन क्या बोलते हैं? थॉमस एफ ग्रीन ने अपने पुस्तक में शिक्षण के अर्थ का विवेचना करते हुए बताया है कि जहां शिक्षण हो वहां यह आवश्यकता नहीं है कि अधिगम भी होगा। यहाँ देखिए, बीओ स्मिथ क्या बोलते हैं कि जहां शिक्षण होगा वहां अधिगम जरूर होगा। लेकिन थॉमस एफ ग्रीन बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जहां शिक्षण होगा वहां अधिगम भी होगा। अर्थात अधिगम हो भी सकता है और अधिगम नहीं भी हो सकता है। यानी मान लीजिए कि हम अगर जहां पढ़ रहे हैं, जहां से शिक्षण ले रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां से जो हमें सिखाया जा रहा है वो हम उसके द्वारा हमारे अंदर नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही होगी। कैसे ये समझाते हैं, इसको आप लोग देखिए कैसे। अर्थात अधिगम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनके विचार स्मिथ से भिन्न है। यानी इनका विचार, जैसे स्मिथ महोदय बोले थे कि अगर जहाँ शिक्षण होगा वहाँ लर्निंग होगा, लेकिन ये बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ शिक्षण होगा वहाँ लर्निंग होगा ही होगा। तो ग्रीन के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य अधिगम होता है। ठीक है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है? आपके बीएड करने का क्या उद्देश्य है, या सीटेट परीक्षा देने का क्या उद्देश्य है? बीएड करने का मतलब उद्देश्य हमारा यही है कि हम सीटेट सुपरटेट पास करके टीचर बनेंगे, या बीएड मान लीजिए कि, तो वही शिक्षण का उद्देश्य अधिगम होता है। तो उसी तरीके से शिक्षण का उद्देश्य होता है कि अधिगम, लेकिन परंतु
यह आवश्यक नहीं कि उसे प्राप्त कर ही लें। इन्होंने इस कथन की पुष्टि हेतु कुछ तर्क दिए हैं। ठीक है, हम कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षण करके हम नौकरी ले ही लेंगे। ठीक है, उसी आधार पर इन्होंने तर्क दिया है। अब क्या तर्क दिए हैं इसको हम लोग समझते हैं, क्या तर्क दिए हैं। जैसे डॉक्टर का इरादा मरीज को ठीक करना होता है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे डॉक्टर जो होता है भगवान को दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर का इरादा कभी भी ये नहीं होता है कि हम अपने मरीज को खराब करें। तो डॉक्टर का इरादा मरीज को ठीक करना होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी मरीज ठीक हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर है कि शिक्षण का उद्देश्य तो है कि ज्ञान आप लर्न करेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग शिक्षण कर रहे हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग शिक्षण एक साथ कर रहे हैं तो सबका रिजल्ट एक ही तरीके से आ जाए, सभी लोग पास ही हो जाए। सबका रिजल्ट किसी का कम आएगा, किसी का ज्यादा आएगा, लेकिन शिक्षण क्या है, सभी लोग एक साथ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डॉक्टर का इरादा मरीज को ठीक करना होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी मरीज ठीक ही हो जाए। ठीक है, तो वही है शिक्षण। शिक्षण से कोई जरूरी नहीं है कि सभी क्या है, लर्निंग की ही उत्पत्ति हो, लर्निंग ही अधिगम की प्राप्ति हो। ठीक है, इसी प्रकार शिक्षक का उद्देश्य होता है कि सभी छात्र शिक्षण अधिगम द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सीखें और परीक्षा में सफल हों, किंतु यह आवश्यक नहीं होता है कि सभी विद्यार्थी परीक्षा में सफल होंगे। इस प्रकार माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य, ठीक है, इसी प्रकार शिक्षक का उद्देश्य होता है कि सभी छात्र शिक्षण अधिगम द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सीखें और परीक्षा में सफल हों, किंतु यह आवश्यक नहीं होता है कि सभी विद्यार्थी परीक्षा में सफल होंगे। इस प्रकार माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य परिवार व समाज के सदस्य भी बालक को सिखाते हैं। यानी क्या होता है, बालक को भाई बहन, मित्र, परिवार व अन्य लोग, समाज में भी अपना शिक्षण होता है, समाज के द्वारा भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये बालक को सिखाते हैं। आइए नेक्स्ट। प्रकृति भी बालकों को स्व अनुभव से सिखाती है। यानी प्रकृति कैसे सिखाती है, जो प्राकृतिक है ये कैसे हमें सिखाती है, आप खुद सोचिए और इसके बारे में आप लोग खुद 1 पेज 2 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकृति ने हमें क्या सिखाती है। प्रकृति कभी ठंडा कभी गर्मी, यानी मौसम परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये अपना, उसके बाद से पेड़ हमें कैसे ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ को हमें बचाना है। जैसे मान लीजिए कि एक चीज और आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रकृति, आप अगर कोई बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि 2-3 साल का बच्चा है, उसको आप बार बार, कोई दीपक जल रहा है, ठीक है, कोई दीपक जल रहा है और उसको बोलिएगा कि बेटा मत छुओ, बेटा मत छुओ, तो वो क्या करेगा, वो आपका कहना नहीं सुनेगा, वो बार बार उसको छूने के लिए जाएगा ही जाएगा, उसको जब हटाइएगा तब वो जाएगा। लेकिन अगर वो बालक अगर एक बार उस लौ को छू लेता है, ठीक है, एक बार क्या होता है, उस लौ को अगर छू लेता है बच्चा और हाथ अगर जल गई, तो उसके बाद वो पूरे लाइफ, पूरा जिंदगी भर उस लौ को नहीं छुएगा। क्यों, उसको प्रकृति ने सिखाया है ये चीज। तो आप बार बार कहे, वो लड़का कहना नहीं सुना, लेकिन प्रकृति ने जो सिखाया उसको, वो क्या हुआ, वो आजीवन के लिए हो गया। तो प्रकृति भी बालकों को स्व अनुभव, अपने अनुभव से कुछ ना कुछ सिखाती है, जिससे कि बच्चे के अंदर नया ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। इस प्रकार अनुभव एवं क्रियाओं से जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमारे अंदर अनुभव एवं क्रियाओं से जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, आप लोग अधिगम, लर्निंग, सीखना, ये तीनों को ये कही, यानी सीखते कैसे, हम प्रकृति से सीखते हैं। ठीक है, प्रकृति हमें कैसे सिखाती है, तो ये इसके बारे में ही चल रहा है। नवीन परिस्थितियों एवं क्रियाओं से जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नवीन परिस्थितियां, जैसे हमारे सामने कोई नवीन परिस्थिति आ गई, हमारे सामने मान लीजिए कि बुक नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना है, तो हम किस परिस्थिति, हमारे सामने ये परिस्थिति आ गई कि हमारे पास बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है और मुझे पढ़ना है, ये हमारे सामने ये परिस्थिति है। क्रियाओं से जो, इसके साथ अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे से बुक लेकर के पढ़े, मोबाइल से पढ़े, या किसी तरीके से आपने ज्ञान लिया और पास कर गए, तो उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ वो भी क्या हुआ, बच्चों के अंदर नवीन ज्ञान हुआ। यानी कैसे कैसे हमने कष्ट सह करके अपना पढ़ा और अपना कोर्स कंप्लीट किया। ठीक है, ये भी अनुभव प्राप्त होते हैं। उनमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है और बालक नवीन ज्ञान का सृजन करता है। जैसे
सॉरी, मान लीजिए कि मेरे पास बुक नहीं था, बिना बुक का, बिना कोई साधन का मैंने किस तरीके से बीएड, सीटेट, टेट क्वालिफाई किया। कुछ ना कुछ सृजन करेंगे हम, कुछ ना कुछ कहीं से ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि हम सीख सकें। ठीक है, हो सकता है कि 7, 8, 9, 10 की जो बुक थी उसी से हमने कुछ सीख करके, कुछ समाज से सीख करके, कुछ दोस्तों से पूछ करके सीख करके, तो अब क्या कर रहे हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, नवीन ज्ञान का सृजन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता अत्यंत महत्व रखती है। ठीक है, हमारे जीवन में शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता अत्यंत महत्व रखती है। अगर शिक्षण और अधिगम नहीं होगा तो फिर हमारे अंदर जो भी शैक्षिक विकास है, सामाजिक विकास है, हमारे अंदर नहीं हो सकता। आइए उसी चैप्टर का एक नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, ये शिक्षण और अधिगम का महत्व। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब तक पढ़ रहे थे शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता, यानी शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता हमारे सर्वांगीण सामाजिक विकास के लिए आवश्यकता है। शिक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि नवीन ज्ञान हम सीखेंगे, अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिताएंगे। इस तरीके से आप लोग उस चैप्टर को लिख सकते हैं। अब देखिए शिक्षण और अधिगम का महत्व, जो शिक्षण और अधिगम का महत्व है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। आप लोग समझिए थोड़ा सा इसके बारे में ना, शिक्षण और अधिगम का महत्व क्यों है, शिक्षण और अधिगम का महत्व क्यों है। शिक्षण और अधिगम अगर नहीं रहेगा तो क्या है, आप अगर विद्यालय नहीं मिल रहा है, टीचर नहीं मिल रहा है, आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, सीखेंगे नहीं तो क्या, बिन शिक्षा मनुष्य पशु समान होता है, वही स्थिति होगी। इसीलिए महत्व है। अगर शिक्षण और अधिगम का महत्व इसलिए है कि आधुनिक युग में आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल, प्लेन या क्या क्या बहुत सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो अगर शिक्षण और अधिगम नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, देश का विकास नहीं हो सकता, मेरा स्वयं का विकास नहीं हो सकता। तो आगे आइए देखते हैं इसको, शिक्षण और अधिगम के महत्व को समझते हैं। अभिवृद्धि पर बल। ठीक है, अभिवृद्धि हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि देखिए ये पेपर फर्स्ट में हम वृद्धि एवं विकास पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, वृद्धि एवं विकास अपना ये सर्च करिएगा, या इसी चैनल पर जा करके ऑल वीडियो देखिएगा, उसमें आपको अभिवृद्धि एवं विकास मिलेगा। ठीक है, और यहीं पर एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये बीएड का हर एक यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस इस पर चल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तथा दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं वृद्धि पर बल। वृद्धि और विकास हम लोग उसमें पढ़े थे, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वृद्धि और विकास पर भी। वृद्धि एक सीमित समय तक होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे उस वीडियो में, हम लोग पढ़े हैं वृद्धि एक सीमित समय तक होता है। जब बालक अपने मैच्योर्ड स्थिति, यानी जब बालक मैच्योर्ड होता है, 25 साल के एज तक पहुंच जाता है, तो उसमें दांत, आंख, नाक, कान जो भी अंग होते हैं उसका वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन जो विकास होता है वो क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, यानी आल प्रकार जितने प्रकार के विकास होता है वो सभी विकास होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि एक निश्चित समय अवधि तक जाकर के समाप्त हो जाती है। तो उस वृद्धि पर बल, यानी शिक्षण और अधिगम का महत्व, इस अभिवृद्धि पर बल कैसे दिया गया है, आइए इसमें देखते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालक को अभिवृद्धि यानी वृद्धि, ग्रोथ पर बल देती है। इसमें लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा देना, अधिगम अनुभव प्रदान करना, व्यक्तिक विकास की प्रक्रिया निहित है। ठीक है, वृद्धि में क्या है, बच्चों के विकास में शिक्षण और अधिगम का जो विकास है, इसमें क्या होता है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा। जैसे मान लीजिए कि कोई लक्ष्य है, मैं सुपर टेट पास करके टीचर बनूंगा ही बनूंगा, मेरा लक्ष्य है। तो अगर सुपर टेट हम क्वालिफाई करके अगर टीचर मैं बनूंगा तो ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन देता है, तो शिक्षण और अधिगम अगर हमारे पास है, अच्छा शिक्षक मिल गया, अच्छा शिक्षण मिल गया, तो हम अच्छा लर्न करेंगे तो हमें लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ये पहला इसका ये है महत्व है। ठीक है, शिक्षण और अधिगम का पहला महत्व ये है कि लक्ष्य प्राप्ति के तरफ प्रेरणा देती है। अधिगम अनुभव प्रदान करना, तो अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना, लर्निंग।
अनुभव प्रदान कर, यानी हमें जो लर्न करने के लिए है वो अनुभव प्रदान देता है कि हम कैसे सीखते हैं। मान लीजिए कि अभी आपको हम बताएं, हम बुक से सीख सकते हैं, दोस्तों से सीख सकते हैं, मोबाइल से सीख सकते हैं, समाज से सीख सकते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के सीखने के जो साधन है, लर्न करने के साधन है, तो उसको अनुभव हमें प्रदान होता है शिक्षण और अधिगम से। ठीक है, एक क्या होता है, अधिगम के लिए अनुभव प्रदान होता है। व्यक्तिक विकास की प्रक्रिया निहित है। ठीक है, और तथा व्यक्तिक यानी पर्सनल शिक्षण और अधिगम जो होगा, अगर हम अच्छा से शिक्षण और अधिगम लर्न कर लेते हैं तो हमारे अंदर व्यक्तिगत पर्सनल विकास की प्रक्रिया निहित होती है। जैसे हम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तेज होंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो डेवलप अच्छा शिक्षा का नहीं होगा, तो उसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कौन सिखाए। ठीक है, कौन सिखाए, इसमें क्या है, यानी शिक्षण और अधिगम का महत्व में कौन सिखाए, इसका मतलब क्या है। देखिए, इस बिंदु के अंतर्गत अध्यापक ने निहित गुण की व्याख्या निहित है। विषय का ज्ञान, शिक्षण की कुशलता के साथ साथ मानवीय गुणों का विकास इसी में निहित है। ठीक है, इसमें कौन सिखाए, कौन सिखाता है, हमको कौन शिक्षण कार्य कराता है, अध्यापक कराता है। तो अध्यापक का जो गुण है वो व्याख्या, यानी अध्यापक व्याख्यात्मक करके अपना क्या करता है, उसके अंदर जितना ही गुण होगा वही सिखाएगा हमें। विषय का ज्ञान होगा, शिक्षण की कुशलता होगी, उसके साथ साथ मानवीय गुणों का विकास इसी में निहित है। ठीक है, तो टीचर जितना अच्छा होता है, उसके अंदर जितने गुण होते हैं वो बच्चों पर उस तरीके से प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देख लीजिए, छात्र शिक्षक संबंध। ठीक है, छात्र और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर छात्र और शिक्षक का संबंध अच्छा है तो क्या जो टीचर है उसका भी मन लगेगा पढ़ाने में बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चों के साथ पढ़ाने में क्या मन लगेगा, अगर छात्र अच्छे हैं तो अच्छा शिक्षण मिलेगा। अगर बुरे छात्र हैं, इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते, तो क्या होगा, वहाँ बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो छात्र और शिक्षक का संबंध अच्छा होना चाहिए। इसके अंतर्गत छात्रों तथा शिक्षक के पारस्परिक व्यवहार निहित है। छात्रों का मूल्यांकन इसी आधार पर होता है, यानी जो छात्र शिक्षक का संबंध होता है उसी आधार पर बच्चों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, विज्ञान के रूप में शिक्षा। ठीक है, शिक्षण और अधिगम का महत्व के अंतर्गत ये आपका चौथा हेडिंग है, घ विज्ञान के रूप में शिक्षा। तो आज शिक्षण विज्ञान का, आज शिक्षण विज्ञान का रूप लेता जा रहा है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग कक्षा में किया जा रहा है। यानी क्या है, इस समय का जो शिक्षा है वो क्या है, वैज्ञानिक रूप लेते जा रहा है। क्यों, क्योंकि तकनीकी युग हो गया है। इस समय हर एक चीज तकनीक से चल रहा है, वाईफाई, नेट, उसके बाद प्लेन, या अनेक प्रकार के हर एक जगह कृषि यंत्र, हर एक जगह तकनीकी युग चल रहा है। तो क्या है, इस शिक्षण जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, शिक्षण और अधिगम का महत्व, तो शिक्षण और अधिगम का महत्व है वैज्ञानिक के रूप में शिक्षा। यानी वैज्ञानिक के रूप में अगर शिक्षा हमें नहीं मिलती है तो जो तकनीकी युग चल रहा है इसमें हम लोग विकास ज्यादा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण एक कला। शिक्षण एक कला है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है तो एक कला भी है। अनपढ़ व्यक्तियों का सुदृढ़ निर्माण शिक्षण कलाकार द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो क्या है, सुदृढ़ निर्माण शिक्षण कलाकार द्वारा होता है। ठीक है, कला का भी महत्व है। जैसे मान लीजिए कि कोई कलाकारी करके ही अपना जीवन यापन कर रहा है, बिता रहा है, यानी शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक व्यवसाय है। शिक्षण एक व्यवसाय भी है। गेट्स के शब्दों में शायद शिक्षण बढ़कर अन्य कोई व्यवसाय नहीं है जो हमारे प्रजातांत्रिक समाज की कार्यप्रणाली को आदान प्रदान करता है हो, क्योंकि इसमें भावी नागरिकों को ज्ञान तथा सूचना देकर प्रभावित किया जाता है। ठीक है, शिक्षण एक व्यवसाय भी है जिसमें कि क्या किया जाता है, गेट्स के शब्दों में ये है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या है, शिक्षण बढ़ाकर अन्य कोई व्यवसाय नहीं है जो हमारे प्रजातांत्रिक देश चल रहे समाज की कार्यप्रणाली को आदान प्रदान करता है, क्योंकि इससे भावी नागरिकों को ज्ञान तथा सूचना देकर प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट उसी का अब जो हेडिंग है वो शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र। अब तक तो हम पढ़े, अब देखिए महत्व पढ़ लिए, उसके बाद आवश्यकता क्यों है भाई, आवश्यकता क्यों थी उसको हमने पढ़ा, महत्व क्या था, महत्व के बारे में हमने पढ़ा। अब देख लीजिए, अब शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग समझिएगा। शिक्षण और अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जो निम्न है। शिक्षण और अधिगम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, उस बहुत बड़ा है, उसको हम लोग निम्न रूपों में हम लोग देखिए समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, आधुनिक शिक्षा का केंद्र बालक है, अतः उसको जानना व समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आधुनिक जो ये युग चल रहा है, इस युग में शिक्षा का केंद्र, इस युग का पहले भी शिक्षा का केंद्र बालक ही होते हैं, ठीक है। तो बालक को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बालक की प्रकृति, उसकी विकास प्रक्रिया, उसके बुद्धि, योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि, अभियोग्यता, चिंतन, स्फूर्ति, कल्पना आदि के ज्ञान के शिक्षण मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों की बुद्धि एवं उनके विकास की विधियां एवं उनके मापने की विधियां तथा सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप में विधियां एवं दशाओं व्यापक अध्ययन किया जाता है। यानी इसका मतलब है कि आप लोग समझ जाइए, हम लोग बाल विकास एवं मनोविज्ञान पढ़ते हैं, शिक्षण कार्य में वो पहला सब्जेक्ट क्यों होता है बताइए। चूंकि हम ये बता चुके हैं, बाल विकास एवं मनोविज्ञान में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, जो पहला चैप्टर है। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यही है कि बाल विकास मनोविज्ञान, अगर बालक के बारे में अगर हम नहीं समझेंगे, बालकों को नहीं समझेंगे, जिसको हमें पढ़ाना है उसी को नहीं समझेंगे, उसका बुद्धि डेवलप कितना हुआ, उसका विकास कितना हुआ, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अब नेक्स्ट देख लिए, शिक्षण कला एवं तकनीकी। शिक्षण को सक्षम बनाने में शिक्षण कला एवं तकनीक का विशेष स्थान होता है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में समानता होती है, परंतु विषयों की अधिकांशता एवं उनकी विषय वस्तु में भिन्नता होने के कारण विषय हेतु एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन क्या है, शिक्षा द्वारा ही मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट किया जाता है तथा इसके सिद्धांत की जानकारी दी जाती है। मूल्यांकन की विभिन्न तकनीक द्वारा बालक की उपलब्धि, मनोवृत्ति, रुचियों, ज्ञान, व्यक्तियों आदि का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। यानी शिक्षण का जो क्षेत्र है, शिक्षण और अधिगम का क्षेत्र, उसमें मूल्यांकन है। मूल्यांकन के द्वारा हमें पता लगाया जाता है कि हमारा बच्चा जो है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको ज्ञान दे रहे हैं, वो कहाँ तक सीखा है, क्या स्थिति है। उसी तरीके से पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो शिक्षण कार्य है उसमें पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अर्थ को विस्तृत अर्थों में लिया जाता है। यानी पाठ्यक्रम जितना अच्छा और जिस लेवल, बच्चों के लेवल के अनुसार होगा, तभी बच्चों में अधिक से अधिक डेवलप किया जा सकता है। सामग्री के साथ साथ क्रियाएं भी शामिल होती हैं। पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जो बालक की मानसिक परिपक्वता तथा रुचियों पर आधारित होता है। यानी जो हमारा पाठ्यक्रम, ये देखिए आप लोगों को इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आगे मिलेगा चैप्टर, जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार बनाया जाता है, बच्चों के लेवल के अनुसार, कक्षा के लेवल के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रतिमान, सूक्ष्म शिक्षण, अंत क्रिया शैली आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। शैक्षिक तकनीक, जो तकनीक युग पढ़ाने में शैक्षिक तकनीक, कौन कौन तकनीक युग किया जाता है, कौन से तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बारे में इस पर चर्चा किया जाएगा। या 6 नंबर पाठ्य पुस्तक है। यानी अच्छा पाठ्य पुस्तक होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर पढ़ाना है तो अच्छा से पाठ्य पुस्तक का निर्माण होना चाहिए, चित्र हो उसमें, बच्चों को आकर्षित करने के लिए अच्छा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए पाठ्य पुस्तक, ये अब आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट विषय अपना पर्यावरण का, ये बाल विकास एवं मनोविज्ञान का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।